नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल बालाजी एजुकेशन सेंटर पर स्वागत है। मैं गोविंद सर जी। देखिए, पिछले कुछ वीडियो में आप लोगों ने हाई स्कूल का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं और उनसे संबंधित सारे टॉपिक्स हमने आपको पढ़ाए थे, ठीक है। उसी के आगे आज हम सेकंड चैप्टर की शुरुआत करते हैं। सेकंड चैप्टर आपका है अम्ल क्षार लवण, ठीक है ना। सेकंड चैप्टर आपका बेटा है अम्ल क्षार लवण। ये तो यहाँ से हम चालू कर रहे हैं। अम्ल क्षार लवण बहुत अच्छा चैप्टर है, इम्पॉर्टेंट है, इससे बहुत कुछ पूछा जाता है। अम्ल क्षार लवण देखिए, तो अम्ल क्षार लवण ये आपका जो टॉपिक है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इससे बहुत बहुत कुछ पूछा जाता है। बढ़िया चैप्टर है आपका, ठीक है ना, इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। देखिए, तो इसमें अम्ल क्षार लवण सबसे पहले हम आपको बता दें कि इस चैप्टर में एक टॉपिक है सबसे पहला विद्युत अपघट्य पदार्थ। क्या है बेटा? विद्युत अपघट्य पदार्थ। विद्युत अपघट्य पदार्थ, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस, विद्युत अपघट्य पदार्थ। विद्युत अपघट्य पदार्थ क्या होते हैं? ध्यान से देखो भाई, विद्युत अपघट्य पदार्थ या विद्युत अपघट्य पदार्थ क्या होते हैं? वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है, ऐसे पदार्थों को हम विद्युत अपघट्य पदार्थ कहते हैं। क्लियर है ना? वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है, इलेक्ट्रिसिटी को हम फ्लो करवा सकते हैं। तो अच्छा, ये आपका जो वैद्युत अपघट्य पदार्थ ऐसे समझ लो आप कि जैसे आयनिक पदार्थ है ना। आयनिक पदार्थ हैं, जैसे HCl है, NO3 है, NaOH है, ये आयनिक पदार्थ हैं। इनको जब हम पानी में या किसी भी विलायक में घोलते हैं तो ये आयनों में टूट जाते हैं और इन्हीं आयनों के द्वारा इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है ना। तो वे पदार्थ या ऐसे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। बात समझ में आ रही है? वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, वैद्युत अपघट्य पदार्थ कहलाते हैं। वैद्युत अपघट्य पदार्थ कहलाते हैं। अरे बहुत समझ में आपको है ना। तो वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में, जल में विलय करने पर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो ऐसे पदार्थों को हम वैद्युत अपघट्य पदार्थ कहते हैं, ठीक है ना। समझ में आ रही है आपको? वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। देखिए एग्जाम्पल, जैसे HCl, HNO3, NaOH है ना, ये CH3COOH, ये सब आपके वैद्युत अपघट्य पदार्थ हैं या विद्युत अपघट्य पदार्थ हैं। और इनका विलयन अगर बनाओगे, जलीय विलयन बनाओगे तो ये आयनों में टूट जाएंगे, ठीक है ना, और फिर उन आयनों में हम विद्युत धारा प्रवाहित कर सकते हैं। तो ऐसे पदार्थों को हम वैद्युत अपघट्य पदार्थ कहते हैं। इतनी बात आपको समझ में आई? ठीक। अब देखिएगा,
ये जो वैद्युत अपघट पदार्थ है, हमने क्या बोला आपको, वैद्युत अपघट पदार्थ इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस, वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है, ऐसे पदार्थों को हम वैद्युत अपघट पदार्थ कहते हैं। अब जो वैद्युत अपघट पदार्थ होते हैं वो दो कैटेगरी में बांटे गए हैं, दो प्रकार के होते हैं, है ना, एक दुर्बल वैद्युत अपघट पदार्थ, एक प्रबल वैद्युत अपघट पदार्थ। बात समझ में आ रही ना? तो वैद्युत अपघट पदार्थ ये आपके वैद्युत अपघट पदार्थ हैं, इनको दो भागों में डिवाइड किया गया है, दो प्रकार के होते हैं। देखिएगा, नंबर एक प्रबल वैद्युत अपघट पदार्थ, ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंसेस, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंसेस, ठीक है ना। तो ये चीज आपको समझनी है, अच्छे समझो ध्यान से। ये प्रबल वैद्युत अपघट पदार्थ क्या होते हैं भाई? प्रबल वैद्युत अपघट पदार्थ वे पदार्थ जिनका पूर्ण रूप से आयनन हो जाता है, कंप्लीटली आयनाइज्ड। बात समझ में आ रही है? वे पदार्थ, है ना, वे वैद्युत अपघट पदार्थ जब इनको हम जल में या किसी भी विलायक में विलय करते हैं तो ये पूर्ण रूप से आयनों में वियोजित हो जाते हैं, कंप्लीटली आयनाइज्ड। बात समझ में आ रही है? पूर्ण रूप से आयनन। अब 100% आयनन नहीं, मान लो 90%, 95% इस प्रकार का आयनन। आ रही बात समझ में? तो पूर्ण रूप से आयनन आपका हो जाता है बेटा, है। देखो इधर, वे वैद्युत अपघट पदार्थ, वे वैद्युत अपघट पदार्थ जिनका पूर्ण रूप से आयनन होता है, जिनका पूर्ण रूप से आयनन होता है, ठीक है भाई? दिख रहा? ठीक है। वे वैद्युत अपघट पदार्थ जिनका पूर्ण रूप से आयनन होता है, कंप्लीटली आयनाइज्ड। बात हमारी समझ में आ रही है? कंप्लीटली आयनाइज्ड, ठीक है। हाँ, तो कंप्लीटली आयनाइज्ड होना चाहिए, पूर्ण रूप से आयनन होना चाहिए। अब इसमें आपके एग्जाम्पल आ जाते हैं, जैसे हमने लिया, अब देखो, प्रबल वैद्युत अपघट पदार्थ, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस जिनका पूर्ण रूप से आयनन होता है, अब इसको भी एग्जाम्पल्स में हम दो कैटेगरी में बांटते हैं, प्रबल अम्ल है, और दूसरी कैटेगरी आपका एग्जाम्पल ये भी है, प्रबल क्षार, प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार, और तीसरा हो जाएगा प्रबल लवण, ऐसी बात समझ में? ये तीन प्रकार के एग्जाम्पल दिख रहे हैं? हाँ, ठीक है। देखो बेटा, तो प्रबल अम्ल में कौन कौन से हैं? HCl, H2SO4, HNO3, ये प्रबल अम्ल हो गए। प्रबल क्षार KOH, NaOH, ये प्रबल अम्ल हो गए। अरे बात समझ में? प्रबल लवण इन्हीं दोनों से मिला के KCl, NaCl, NaNO3, है ना, और K2SO4, ये। तो प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार और प्रबल अम्ल, ये सारे के सारे आपके प्रबल वैद्युत अपघट पदार्थ सॉरी, ये आपके सभी प्रबल वैद्युत अपघट पदार्थ हैं।
ये प्रबल अम्ल है, ये प्रबल क्षार है, ये प्रबल लवण है। ठीक है, प्रबल अम्ल, ये भी प्रबल वैद्युत अपघट, ये सारे के सारे आपके प्रबल वैद्युत अपघट पदार्थ की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है ना, प्रबल अम्ल HCl, H2SO4, HNO3, इनका पूर्ण रूप से आयनन हो जाता है। प्रबल क्षार KOH, NaOH और भी हैं, जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये थोड़े ज़्यादा प्रबल हैं, वो थोड़ा कम है, तो इनका भी आयनन पूर्ण रूप से हो जाता है। प्रबल लवण, इन्हीं दोनों को मिला के रिएक्शन का, चूंकि अम्ल और क्षार को मिलाने पर लवण का निर्माण होता है। हरी बात समझ, तो ये आपका प्रबल अम्ल प्रबल क्षार से बने लवण का जल अपघटन। ओके, इतनी बात आपको समझ में आई? ठीक है ना, तो प्रबल अम्ल प्रबल क्षार से बने लवण का जल अपघटन। क्लियर? चलिएगा, तो इतना समझ में आया आपको? ये आपका प्रबल वैद्युत अपघट पदार्थ हो गया। क्या हो गया? प्रबल वैद्युत अपघट पदार्थ। अब देखो आगे चलते हैं, तो ये आपका प्रबल वैद्युत अपघट पदार्थ, इसी में आपको ले चलते हैं दुर्बल वैद्युत अपघट। दुर्बल वैद्युत अपघट पदार्थ, प्रबल की जगह आप दुर्बल कर लो, दूसरी कैटेगरी दुर्बल वैद्युत अपघट पदार्थ। ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस, वीक इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस। क्लियर? इतनी चीज आपको समझ में आ रही है? अब इसमें क्या होता है, वे वैद्युत अपघट पदार्थ, वे वैद्युत अपघट्य, वे वैद्युत अपघट पदार्थ जिनका आंशिक आयनन होता है, आंशिक रूप से आयनन होता है या पूर्ण रूप से आयनन नहीं होता है, जिनका आंशिक रूप से आयनन होता है ना, आंशिक रूप से आयनन होता है, आंशिक आयनन होता है। आंशिक का मतलब थोड़ा बहुत आयनों में वियोजित हो जाए, ज़्यादा ना हो। समझ में आ रही है? हाँ, आयनन तो होता है, पूर्ण रूप से आयनन ना हो। उनका कैसे? आयनन का मतलब क्या होता है? आयनों में वियोजित हो जाना। अब इसमें बोर्ड में तो हम आपको आयनों में ही दिखा पाएंगे, कम और ज़्यादा थोड़ी ना दिखा पाए, वो तो एक्सपेरिमेंटली होता है। जब एक्सपेरिमेंटल हम प्रयोगात्मक इसका अध्ययन करेंगे तो कम ज़्यादा हमको दिखाई देगा। आ रही बात समझ में? हाँ, तो ये यहाँ पर दुर्बल वैद्युत अपघट पदार्थ। अब दुर्बल वैद्युत अपघट पदार्थ दुर्बल अम्ल भी होंगे, दुर्बल क्षार भी होंगे, दुर्बल लवण भी होंगे। बात समझ में आ रही है? हाँ, एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल नंबर 1, दुर्बल अम्ल। ठीक है भाई, दुर्बल अम्ल। तो दुर्बल अम्ल क्या होते हैं? जिनका मतलब एक अम्ल क्षार लवण जिनका कम आंशिक रूप से आयनन हो, तो ये आपका दुर्बल अम्ल में आ जाते हैं एस्टेक अम्ल। ध्यान दो, इनको नोट कर लो ढंग से। एस्टेक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, ये नाम सुनते जाना ध्यान से। एस्टेक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, H3BO3 बोरिक अम्ल, H2CO3 कार्बोनिक अम्ल, है ना, HCN हाइड्रोसायनिक अम्ल, ये सब आपके दुर्बल अम्ल हैं बेटा। कौन से अम्ल हैं? दुर्बल अम्ल है। फिर ध्यान से सुन लो, एस्टेक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, बोरिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल, हाइड्रोसायनिक अम्ल, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड अम्ल, है ना, ये सब अम्ल हैं। कौन से हैं? दुर्बल। कैसे हैं बेटा? दुर्बल। दुर्बल अम्ल हो गए। इसी प्रकार से दुर्बल क्षार, ये
दुर्बल क्षार में आपका एग्जाम्पल है NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड है NH4OH, अकेला है इसमें, तो दुर्बल क्षार हो गया। और दुर्बल लवण दुर्बल लवण, इन्हीं दोनों से मिला के बना दो अमोनियम एसीटेट AEA, ठीक है, अमोनियम कार्बोनेट, ये लवण की कैटेगरी में आ गए। ठीक है बेटा, समझ में आ रही, क्लियर हो रही है। तो ये आपके दुर्बल अम्ल, दुर्बल क्षार और दुर्बल लवण के एग्जाम्पल हो गए, अर्थात दुर्बल वैद्युतअपघट पदार्थ, है ना। किस प्रकार के हैं? दुर्बल वैद्युतअपघट पदार्थ। बात क्लियर हो रही ना? दुर्बल वैद्युतअपघट पदार्थ, तो ये आपके दुर्बल वैद्युतअपघट पदार्थ हैं, ठीक है ना। तो हमने आपको दुर्बल वैद्युतअपघट पदार्थ पढ़ाया। वैद्युतअपघट पदार्थ को हम फिर हम बता दे रहे हैं, वैद्युतअपघट पदार्थ को हम दो श्रेणियों में डिवाइड करते हैं। वैद्युतअपघट पदार्थ को हम दो श्रेणियों में, दो भागों में डिवाइड करते हैं, दुर्बल वैद्युतअपघट पदार्थ और प्रबल वैद्युतअपघट। ठीक है, क्लियर है? इतनी चीज आपको समझो। ये आपका हो गया पहला टॉपिक, दुर्बल वैद्युतअपघट पदार्थ। ये आपका अम्ल क्षार लवण में, चूंकि अम्ल क्षार लवण में आयनों में टूट जाना, प्रबल वैद्युतअपघट पदार्थ, दुर्बल वैद्युतअपघट पदार्थ, यही सारी चीजें हैं। क्लियर है? तो ये आपका हो गया दुर्बल वैद्युतअपघट पदार्थ, है ना। तो ये आपका हो गया दुर्बल वैद्युतअपघट पदार्थ और प्रबल वैद्युतअपघट पदार्थ, ठीक है। ठीक है, आगे देखिएगा। अब इस चैप्टर में जैसे हम आपको ले चलते हैं अम्ल, है ना। तो अम्ल पढ़ना है, क्षार पढ़ना है, लवण पढ़ना है। बात हमारी समझ में आ रही है? अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है और लवण क्या होता है, इसके बारे में पढ़ना। फिर इनके भौतिक गुण, रासायनिक गुण, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। ठीक है बेटा। तो अम्ल, क्षार, लवण, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर करना है। बढ़िया चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसको ध्यान से थोड़ा देखो। तो अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं, लवण क्या होते हैं। अब जैसे मान लीजिए हम आपको अम्ल पढ़ाते हैं, नंबर 1 अम्ल, अम्ल है ना, एसिड ए। क्या होता है बेटा? वे पदार्थ, अगर हम रासायनिक दृष्टि से देखते हैं, अम्ल, क्षार और लवण के सिद्धांत भी हैं, वो भी हम बताएंगे आपको। अम्ल, क्षार दोनों चीज़ें हम आपको एक मतलब रासायनिक दृष्टि से कैसे परिभाषित किया जाता है उस हिसाब से बताएंगे। पहले थोड़ा भौतिक अवस्था में देख लो। वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं, आपका तो खट्टे तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। बात समझ में आ रही? वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले लिटमस को लाल कर देते हैं।
लाल कर देते हैं। ये एक लाइन की छोटी सी भौतिक अवस्था वाली परिभाषा हो गई। ठीक है, दिख रहा है। वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं। अब खट्टे तो मान लो जितने भी पदार्थ खट्टे होते हैं सब में अम्ल तो होता ही है ना। तो ये मोस्टली आपके जो पदार्थ होते हैं, जो खट्टापन होता है उसमें सभी में अम्ल होता है ना। अब जैसे वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। लिटमस पेपर एक कागज का टुकड़ा होता है, लिटमस पेपर टाइप का होता है, वो कलर चेंज कर देता है ना, पहचान बताता है अम्ल क्षार की। आ रही बात समझ में। तो ये चीज़ है आपकी यहाँ पे। जैसे ये आपका वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। आ रही बात समझ में। तो यहाँ पे जैसे आप बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए नींबू है ना, कौन सा अम्ल होता है? साइट्रिक अम्ल। सेव में मैलिक अम्ल है ना, टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल, इमली में टार्टरिक अम्ल। ये सब आपके अम्ल हैं और ये पदार्थों में पाए जाते हैं। इनको हम निकाल भी सकते हैं, एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो मोस्टली जो आपके अम्ल होते हैं वो आपके स्वाद में खट्टे होते हैं। अगर इनका परीक्षण करना होता है, क्या करना होता है, यदि हम इसको परीक्षण करते हैं तो ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। जैसे मान लो तुम्हें ये प्रैक्टिकल करना है तो आप लिटमस पेपर ले आओ बाजार से, ऐसी पत्ती, थोड़ा सा कागज़ की पत्ती टाइप की होती है। तो उसको क्या करोगे कि नीला, दो प्रकार के लिटमस पेपर होते हैं, एक नीला होता है एक लाल होता है। तो जैसे मान लो अम्लीय विलयन आप बनाना है तो नींबू का रस अम्लीय विलयन हो गया, अम्ल हो गया। उसमें यदि आप नीली लिटमस पेपर को डालोगे तो वो लाल हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। उसी प्रकार से यदि क्षारीय विलयन है, क्षारीय विलयन NaOH का सॉल्यूशन या साबुन का घोल मान लो, ये क्षारीय हो गया, और उसमें अगर आप लाल लिटमस पेपर डालते हो तो वो नीला हो जाएगा। तो ये पहचान है जनरली, भौतिक ऊपर से देखकर हम पहचान सकते हैं कि ये नीला लिटमस पेपर है कि लाल लिटमस पेपर है। अरे बात समझ में। तो ये लिटमस पेपर के आधार पे हम इसको पहचानते हुए पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। और तीसरी बात, जैसे कि ये संक्षारक प्रकृति के होते हैं। कैसे होते हैं? संक्षारक प्रकृति के होते हैं। संक्षारक प्रकृति यानी अगर त्वचा पे है ना ज़्यादा मात्रा में अगर गिर जाए तो ये त्वचा में खुजली या जलन महसूस कराते हैं, या त्वचा हल्की जल जाती है। तो ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। स्वाद में हल्के खट्टे होते हैं, लेकिन हर अम्ल को हम चेक है ना टेस्ट करके भी नहीं देख सकते हैं। तो कार्बनिक अम्ल हम टेस्ट करके देख सकते हैं ज़्यादातर, लेकिन अकार्बनिक अम्ल हम टेस्ट करके थोड़ी ना देख सकते हैं। तो उनका परीक्षण ही किया जाता है। नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। और संक्षारक प्रकृति का मतलब होता है जैसे त्वचा में गिर जाए तो थोड़ी सी जलन अलन होने लगती है या त्वचा जल जाती है ना, इस प्रकार की कंडीशन हो जाती है। तो ये संक्षारक प्रकृति बोली जाती है। तो ये कुछ भौतिक अवस्थाएं हो गई। हाँ, अब आता है कि किस अवस्था में, जैसे अम्ल है तो कुछ अम्ल लिक्विड भी होते हैं है ना, द्रव अवस्था में भी पाए जाते हैं, कुछ ठोस अवस्था में भी पाए जाते हैं। अरे बात समझ में। तो यहाँ पर हम आपको अम्ल की एक कैटेगरी बता रहे हैं कि अम्ल क्या होता है ना, अम्ल की भौतिक प्रॉपर्टीज़ क्या है, भौतिक गुण क्या है। तो ये अम्ल के बारे में हमने आपको बताया। उसी प्रकार से जो क्षार होते हैं, क्या होते हैं भाई, ये अम्ल की बात हो गई। अब हम क्षार की बात करते हैं। ये तो वे पदार्थ जो स्वाद में तीखे होते हैं है ना, वे पदार्थ जो स्वाद में तीखे या कड़वे कड़वे होते हैं। ठीक है, स्वाद में तीखे होते हैं, कड़वे होते हैं या तीक्ष्ण होते हैं, तीक्ष्ण भी लिख सकते हो। और ये लाल लिटमस को है ना बेटा, लाल लिटमस को नीला कर देते हैं।
समझ लो, लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है ना। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और ये लाल लिटमस को नीले कर देता है। ठीक है तो ये आपके, और दूसरी बात हमने बोला ये संक्षारक प्रकृति के होते हैं। इसमें भी संक्षारक प्रकृति होती है, लेकिन उतनी नहीं होती जितनी अम्लों में होती है। संक्षारक प्रकृति इसमें भी पाई जाती है ना। त्वचा को हानि पहुंचा दें, संक्षारक प्रकृति के ये भी होते हैं। क्षार को पकड़ने पर ऐसे जब हम उसको पकड़ते हैं तो वो साबुन जैसे चिकने महसूस होते हैं, रपटते हुए नजर आते हैं। तो ये क्षार की ऊपर से देखने पर या पकड़ने पर महसूस करने की हम बात कर रहे हैं, भौतिक गुणों की हम बात कर रहे हैं। आ रही बात समझ में। तो ये आपका क्षार के बारे में हमने आपको बताया। अम्ल क्षार और लवण क्या होता है कि लवण इन दोनों की अपक्रिया करा दो, रासायनिक प्रॉपर्टी है ना। इन दोनों पदार्थों की अपक्रिया कराने पर लवण का निर्माण होता है। बात क्लियर हो रही है। तो अम्ल की क्षार के साथ अपक्रिया कराने पर लवण का निर्माण होता है। ये चीज है आपकी, है ना। तो ये लवण हो गया। अभी हम बताएंगे सब लवण को अलग से रिएक्शन करते हुए दिखाएंगे। अब हम रासायनिक दृष्टि में आते हैं और अम्ल क्षार के सिद्धांत, ये इंपॉर्टेंट है आपका। देखो, अब अम्ल क्षार सिद्धांत, अम्ल क्षार सिद्धांत, ये है ना। सो अम्ल क्षार सिद्धांत ये क्या है बेटा, मतलब अम्ल और क्षार के रासायनिक दृष्टि से कुछ सिद्धांत दिए गए, कुछ वैज्ञानिकों ने अपने अपने मत दिए हैं। आ रही बात समझ में। तो अम्ल और क्षार के बारे में बताया कि अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो अम्ल क्षार का जो पहला सिद्धांत है वो बोला है आर्हेनियस का अम्ल क्षार सिद्धांत। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे पहला इंपॉर्टेंट यही से सब, मतलब ये बेसिक है और यही सिद्धांत आप आगे तक भी पढ़ते रहोगे इसको, कि अम्ल क्षार का सिद्धांत। तो यहाँ पर अम्ल क्षार के निम्नलिखित सिद्धांत हैं, निम्नलिखित सिद्धांत हैं। सिद्धांत नंबर 1, आर्हेनियस अम्ल क्षार सिद्धांत, अम्ल क्षार सिद्धांत, आर्हेनियस अम्ल क्षार सिद्धांत। बात समझ में आ रही है। देखो, आर्हेनियस अम्ल क्षार सिद्धांत, आर्हेनियस ने क्या बताया था, अम्ल और क्षारों की परिभाषा कैसे दी थी। बात भाई समझ में आ रही है। आर्हेनियस ने अम्लों और क्षारों की परिभाषा किस प्रकार दी थी या उनको किस प्रकार से परिभाषित किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपका सिद्धांत है, ये जनरल सिद्धांत हमेशा ही चलता रहेगा, कभी भी ये आपका, है ना। बहुत सारे सिद्धांत है लेकिन ये अपना एक स्पेशल सिद्धांत है, कहीं भी ये हर जगह लागू होता है। देखो इधर, तो वे पदार्थ, है ना, एक आर्हेनियस सिद्धांत के आधार पर या इस सिद्धांत के आधार पर वे पदार्थ जो जल में विलय करने पर H आयन यानी हाइड्रोजन आयन त्यागते हैं, अम्ल कहलाते हैं। वे पदार्थ जो
जलीय विलयन में H प्लस आयन त्यागते हैं ये बात समझ में आ रही है। ये किसकी परिभाषा हो गई? अम्ल की। ध्यान से देख लो, वे पदार्थ, ये अम्ल है ना, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H प्लस आयन त्यागते हैं अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा? अम्ल कहलाते हैं। अम्ल कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया? ठीक, एग्जाम्पल में देखो, ये जैसे HCl, इसको अगर हम जल में घोलेंगे, रिवर्सिबल, क्योंकि ये आपका कौन सी अपक्रिया है? अभी हमने पिछले वाले चैप्टर में पढ़ाई थी, ये आपकी उत्क्रमणीय अपक्रिया है। और उत्क्रमणीय अपक्रिया में जब एक पदार्थ दो भागों में टूटता है तो उसको क्या बोलते हैं? अपघटन अपक्रिया। क्या बोलते हैं भाई? हाँ, एक थी नहीं, सॉरी, वियोजन अपक्रिया। तो यहाँ पर H प्लस और Cl माइनस में टूट गया, तो एक दो में टूट रहा है, HNO3 रिवर्सिबल H प्लस NO3 माइनस, ठीक है ना, CH3 COOH एस्टिक अम्ल, इसको आप जल में तोड़ोगे तो CH3 COO माइनस और H प्लस। देख लो भाई, ये आपके सामने लिखे हुए हैं, है ना, अम्ल, अम्ल की परिभाषा और अम्ल के एग्जाम्पल। और भी ले सकते हो, जो भी आपका मन करे। ये H2SO4, यहाँ पे H प्लस और SO4 माइनस माइनस। अब देख लो भाई, क्या बोला था मैंने? वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H आयन त्यागते हैं, इन्होंने, इसने H आयन दिया, HNO3 ने H आयन दिया, दिख रहा है आपको? HCl किस में टूट गया? H प्लस Cl माइनस। HNO3 किस में टूट गया? H प्लस NO3 माइनस। CH3 COOH किस में टूट गया? CH3 COO माइनस एंड H प्लस। अरे बात समझ में, ये एस्टिक कार्बनिक अम्ल है। H2SO4 H प्लस SO4 माइनस, इसमें देखो ये H प्लस है ना। तो जितने भी हमने आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पे H प्लस Cl माइनस, HNO3 में H प्लस NO3 माइनस, CH3 COOH में CH3 COO माइनस और H प्लस, है ना। ये सारे के सारे आपके क्या हैं? H प्लस आयन दे रहे हैं। ये भी H प्लस आयन दे रहा है, ये भी H प्लस आयन दे रहा है, ये भी H प्लस आयन दे रहा है, और ये भी H प्लस आयन दे रहा है। ये सारे के सारे अम्ल हैं। ठीक है, और भी एक आध एग्जाम्पल हम आपको दे देते हैं। HCOOH, कार्बनिक अम्ल जितने भी होंगे उसमें COOH आपका लगा होगा, समझ लो कार्बनिक अम्ल है। ये भी अम्ल आपका ये वाला H देता है। ठीक है, तो ये आपका फार्मिक अम्ल है, इसका नाम है फार्मिक अम्ल, और HCOO माइनस और H प्लस। ठीक है, ये आपका हो गया फार्मिक अम्ल। तो ये सारे के सारे आपके क्या है बेटा? अम्ल हैं। क्या है बच्चा? अम्ल। तो ये अम्ल की परिभाषा हो गई आपकी, है ना। तो ये सभी आपके अम्ल हैं अकॉर्डिंग टू द आर्हेनियस एसिड बेस थ्योरी, है ना। समझ में आ रही है? तो वे सब्सटेंसेस, वे पदार्थ, है ना, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H आयन रिलीज करते हैं, क्या बोले जाते हैं? अम्ल। क्या बोले जाते हैं? उनको क्या कहलाते हैं? अम्ल। आ रही बात समझ में? चलिए क्षार भी देख लीजिए। आर्हेनियस अम्लक्षार सिद्धांत के आधार पर पहली अम्ल की परिभाषा। अब देखो क्षार की परिभाषा। वे पदार्थ, है ना, क्षार, ये वे पदार्थ जो जलीय विलयन में
हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। क्या देते हैं भाई? हाइड्रोक्साइड आयन त्यागते हैं, त्यागते हैं, है ना। अम्ल क्या दे रहे थे? H+ आयन। क्षार क्या दे रहा है? हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, तो वे सभी पदार्थ, ये सब वैद्युत अपघट पदार्थ हैं बेटा। वे वैद्युत अपघट पदार्थ, वे पदार्थ जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। देखो ध्यान से, NaOH क्या देता है? Na+OH-, KOH, K+OH-, CaOH का होल ट्वाइस, इसको अगर आप पानी में घोलोगे तो Ca++ और OH-, समझ में आ रही है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दूसरा ले लो, AlOH का होल थ्राइस, तो Al पे 3+, OH पे -OH है 3। ठीक है, तो ये आपके जितने भी पदार्थ हैं, आपको दिख रहे हैं अच्छे से, है ना, ये सभी आपके क्षार हैं। क्या है बेटा? क्षार, हाइड्रोक्साइड आयन त्यागने वाले। इसको पानी में घोला, इसने भी देखो हाइड्रोक्साइड आयन दिया दिया। KOH को पानी में घोला, इसने भी हाइड्रोक्साइड आयन दिया। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को पानी में घोला, इसने भी हाइड्रोक्साइड आयन दिया। ठीक है बेटा, और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को पानी में घोला तो इसने भी हाइड्रोक्साइड आयन दिए। कुल मिला के ये सारे पदार्थ आपके जल में विलय करने पर हाइड्रोक्साइड आयन त्यागते हैं। ठीक है, तो आर्हीनियस का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, आपका ध्यान देना। आर्हीनियस ने बताया कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H आयन दें, H आयन त्यागे, अम्ल हो गए, और जो जलीय विलयन में OH आयन- त्यागे अर्थात हाइड्रोक्साइड आयन त्यागे, वो क्षार। ओके, तो ये आपका अम्ल क्षार सिद्धांत आर्हीनियस का क्लियर हुआ। ठीक है ना, और इसके आगे हम कल आपको इसी के आगे नया टॉपिक पढ़ाएंगे। आज के लिए इतना पर्याप्त। धन्यवाद।